आज हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को समझने के लिए सबसे पहले अपन समझते हैं बेटा, जिसमें अपन बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का मतलब अपने पास में क्या होता है। ठीक है, रिजिड बॉडी, किसी भी बॉडी को रिजिड बॉडी तभी बोला जाएगा जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और हमेशा से यहाँ मतलब है बेटा कि अगर नेचुरली अगर अपन बात करें, ऑब्जेक्ट अपने पास में फिक्स पोजीशन में, उसको कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, दैट मीन्स वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेगी। ठीक है, बट होगा क्या जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे बेटा, द बॉडी इन विच in which the relative position the relative positions of the constituent particles क्या रहनी चाहिए, remains unchanged। और अनचेंज कब रहनी चाहिए बेटा, when external deforming force, क्या होना चाहिए, external deforming force is applied on it, on अगर बात करें। ठीक है, तो जब कभी किसी पर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो उसकी जो शेप होगी बेसिकली वो अपने पास में क्या रहेगी, इंटरनल मॉलिक्यूलर डिस्टेंस से वो क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी एक बॉडी हम अज्यूम करके चलें, और वो बॉडी किस तरह से है बेटा, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई क्यूबिकल बॉडी है। ठीक है, अब इस क्यूबिकल बॉडी है तो इसके जितने भी वर्टेक्स होंगे उन वर्टेक्स के ऊपर अपने पास में क्या होंगे, मान लो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हम अज्यूम करके चल रहे हैं, दैट डिस्टेंस इज द मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पार्टिकल के बीच में और इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो इन पार्टिकल और इन पार्टिकल के बीच में क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, तो इनके बीच की जो रिलेटिव पोजीशन है, जब हमने इस पर अनबैलेंस फोर्स लगाया, या सॉरी ये कहें कि डीफॉर्मिंग फोर्स हमने उस पर लगाया, तो जैसे मान लो मैंने इधर से फोर्स लगाया इस पे और इधर से भी इसको फोर्स लगाया, तो जब दोनों तरफ से फोर्स लगाया तो होगा क्या कि ये बॉडी जो है वो बिहेव करेगी बेटा किसकी तरह, एक स्प्रिंग की तरह। कैसे, स्प्रिंग की तरह कैसे, कि जैसे मान लीजिए अपने पास में क्या है कि ये पार्टिकल्स के पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स के पॉइंट्स हैं, तो ये पार्टिकल्स में क्या होगा कि इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, सपोज करो अपन मान लेते हैं कि ऐसे स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, अब स्प्रिंग कनेक्टेड है तो जैसे ही हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, फिर से, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया है वो किस तरह का फोर्स है, डीफॉर्मिंग फोर्स है ना। डीफॉर्मिंग फोर्स है तो इसका मतलब होगा क्या कि जब हमने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या करेगी, उसको अपोज करेगी। बेसिकली स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, उसको फिर से नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास में क्या हुआ कि जब हम किसी भी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से क्या होगा कि जैसे मैंने इधर से फोर्स लगाया था और इधर से भी फोर्स लगाया, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में हमको फोर्स मिलेगा जो ये डिसाइड करेगा कि इनके बीच की जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स है वो हमेशा कैसी रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो यहाँ से हमने लगाया एक्सटर्नल फोर्स जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास में कौन आया कि जब बॉडी पर हमने फोर्स लगाया तो इस बॉडी पर फोर्स लगाने की वजह से हमारे पास में क्या होगा कि जो
पार्ट स्प्रिंग जो है फिर से ओरिजिनल लेंथ में लाने की कोशिश करेगी, जिसको अपन बोलते हैं बेटा रीस्टोरिंग फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स बेसिकली जो हमने फोर्स लगाया उसको उसने क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। ठीक है, उसने उसको क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास में क्या होगी बेटे? रिजिड बॉडी हो गई। कैसी बॉडी हो गई? रिजिड बॉडी हो गई। ठीक है, तो एवरीबॉडी बिहेव्स लाइक, ठीक है, तो अपने पास में कोई भी बॉडी होगी, इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगी? स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो एवरी सॉलिड बॉडी जिसके अपन बारे में बात करें बेटा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी सॉलिड बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग, बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग। देखिए, हम जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, अभी हमने जो फोर्स लगाया वो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो थी वो कैसी थी? हॉरिजॉन्टल थी। अगर इसी फोर्स को हम वर्टिकली लगाएं तो भी हमारे पास में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है फिर से क्या करेगा? उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो इसके बाद अब आते हैं बेटा, अब बात आती है कि सर डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? तो डीफॉर्मिंग फोर्स के बारे में अपन देखते हैं बेटा कि डीफॉर्मिंग फोर्स हमारे पास में क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं बेटा डी फॉर्मिंग डीफॉर्मिंग फोर्स। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद में क्या होगा कि वो फोर्स क्या करेगा कि उसकी पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली द फोर्स विच वी हैव अप्लाइड and the force which tends to bring a change in the length of the object। जैसे जैसे कि हमने बोला था प्रीवियस स्लाइड में कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा? कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बट ऑब्जेक्ट क्या करेगा? उसको फिर से अपनी ओरिजिनल लेंथ में ले जाने की कोशिश करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स की वो वैल्यू जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेंज करने की कोशिश करेगी, वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश करेगी, या फिर उसकी शेप को चेंज करने की कोशिश करेगी, दैट फोर्स इज नोन एज द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स को सिंपली हम लिख सकते हैं बेटा द एक्सटर्नल फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स which tends to change, which tends to change, क्या करेगा? which tends to change in the length, और क्या हो सकता है? वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश करे, देन वॉल्यूम, और उसकी शेप एंड साइज को चेंज करने की करे। शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डीफॉर्मिंग फोर्स। उसको क्या बोला जाएगा बेटा? डीफॉर्मिंग फोर्स बोला जाएगा। जिस किसी भी बॉडी पर हमने क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और वो एक्सटर्नल फोर्स या तो उसके लेंथ को चेंज करने की कोशिश करेगा, या वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश करेगा, या फिर शेप को चेंज करने की कोशिश करेगा, एंड उसको अपन क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। अब होगा क्या कि जब भी हम किसी भी बॉडी पर हमने क्या किया बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी? फिर से ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो दिस property of a material or a body by which it regains its original shape, ठीक है, original shape after removing the deforming force is known as the elasticity। जैसे deforming force लगाया तो क्या किया? फिर से उसको कंप्रेस करने की कोशिश की। ठीक है, और जब हमने deforming force को हटा लिया तो फिर से वो क्या हो गया? ओरिजिनल शेप में आ गया। दैट मीन्स अपने पास में क्या होगा कि एक और टर्म है बेटा जिसको अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इलास्टिसिटी को समझने के लिए अपने पास में क्या होगा कि जैसे अगर अपन बात करें तो हमारे पास में क्या है? सपोज कीजिए कि कोई भी बॉडी है। ठीक है, तो
इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, जैसे मान लीजिए अपन ऐसा कर लेते हैं कि सिलेंड्रिकल बॉडी हम अज्यूम कर लेते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है। और इस सिलेंड्रिकल बॉडी पर हमने क्या किया, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया। क्या लगाया? डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया। जैसे इस तरह से बॉडी है, एक फोर्स हमने लगाया ऊपर से एफ, और नीचे से भी हमने क्या लगाया, एफ लगाया, ठीक है। दोनों तरफ से हमने फोर्स लगाया। अब ये दोनों फोर्सेस क्या है हमारे पास में, ये दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएंगे तो बॉडी को क्या करेंगे, वो कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि मैंने बोला कि जो भी बॉडीज अपने पास होती है बेटा, वो किसकी तरह बिहेव करती है, एक स्प्रिंग की तरह भी बिहेव करती है। तो जब हमारे पास में जैसे ही हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी क्या करेगी, कंप्रेस होने की कोशिश करेगी। तो कंप्रेस होने की कोशिश करेगी तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बेटा, जिसको अपन बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द ओरिजिनल फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपन इसके डेफिनेशन को अब लिखते हैं कि अपने को पता होना चाहिए कि वर्डिंग्स पे कैसे फोकस करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अपने पास में क्या हुआ बेटा, इट इज, इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल of a body by which it regains its original shape or size when when deforming forces are removed, ठीक है। होगा क्या कि जब किसी भी बॉडी पर अपने क्या किया, फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद में क्या करेगी, वो अपनी ओरिजिनल शेप को फिर से रीगेन करेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए दो तरह के मटेरियल हम यूज करते हैं, एज एन एग्जांपल हम लेते हैं बेटा, जिसमें हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट एग्जांपल अपने पास में है कौन सा, स्टील, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास में है क्या, रबर, ठीक है। तो स्टील में अगर हम बात करें तो स्टील का अगर मान लो मैं बोल लेता हूँ कि छोटा सा पीस मैंने लिया, ठीक है। स्टील का छोटा सा पीस मैंने लिया और उस पर जो क्या है कि जैसे मान लीजिए अपने पास में ये स्टील का मटेरियल हमने लिया छोटा सा, और इस पर हमने दोनों तरफ से क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने स्टील का सिलेंडर इस तरह से लिया, तो इस पर मैंने फोर्स लगाया, एक फोर्स इधर लगाया एफ, और एक फोर्स लगाया इधर एफ। इसी तरह से एक रबर मैंने लिया, ठीक है। इस रबर पे मैंने फोर्स लगाया किधर, एफ इधर, और इधर से लगाया फोर्स एफ इधर। अब देखिए होगा क्या कि जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये दोनों फोर्सेस जो हमने लगाए, पहले अगर हमने स्टील पे लगाया तो स्टील को वो क्या करेगा बेटा, स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, बट ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स होगा इधर की तरफ, और इसमें रीस्टोरिंग फोर्स होगा इधर की तरफ। तो इसका मतलब है कि रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होने की वजह से जो स्टील है उसको स्ट्रेच करना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू रबर। रबर में भी क्या होगा बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स तो होगा, ठीक है, बट रबर में जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। तो इसलिए जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हमारा रबर जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार इलास्टिसिटी का मतलब हम ये समझते हैं कि द मटेरियल विच एलोंगेट द मोर विल बी मोर इलास्टिक, ठीक है। जबकि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप को फिर से रीगेन कर ले, ठीक है। अब रीगेन करने का मतलब रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होने का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट फिर से ओरिजिनल शेप में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने जो फोर्स लगाया स्टील के केस में,
तो स्टील के केस में अगर हमने फोर्स लगाया तो फोर्स हमारे पास में कैसा होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। तो जितना फोर्स हमने लगाया उसको बैलेंस करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसकी ओरिजिनल शेप में आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक होगा एज कम्पेयर टू रबर। तो हमारे पास में क्या होगा बेटा, सिंपल सा स्टेटमेंट क्या होगा, स्टील इज more elastic as compared to rubber। ठीक है, तो स्टील अपने पास में क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा, मतलब जिसमें ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अपने पास में होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, ज्यादा इलास्टिक मटेरियल बोला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब अपने पास में बेस्ड ऑन द इलास्टिसिटी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को अपन ने डिवाइड किया, कितनी कैटेगरीज में हमने उसको बाइफरकेट किया उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है बेटा टाइप्स ऑफ बॉडीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉडीज को अपन ने क्या किया, बेस्ड ऑन द इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी के बेसिस पर अपन ने बॉडीज को क्या किया, दो तरह की बॉडीज में डिवाइड किया। ठीक है, जिसमें अगर अपन बात करें तो पहली अपने पास में क्या है बेटा, ठीक है, पहली बॉडी के बारे में बात करें तो हमारे पास में क्या होगी, जैसे मान लीजिए, और सेकंड बॉडी अपने पास में क्या होगी, इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी में अगर हम बात करें तो फर्स्ट अपने पास है बेटा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। कौन सी बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है बेटा प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक बॉडी में अपने पास में क्या होगा और प्लास्टिक बॉडी में क्या होगा। ठीक है, तो इलास्टिक बॉडी की अगर अपन बात करें बेटा तो हमारे पास में क्या होगा, देखो इलास्टिक का मतलब विच रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, जो अपनी बॉडी शेप को क्या करेगी, रीगेन कर लेगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा अपने पास में परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और जो अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो अपने पास में परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या हुआ बेटा, द बॉडी विच regains its original form when external deforming force force when external deforming force is removed is called perfectly elastic body, perfectly elastic बॉडी अपने पास में होगा। ठीक है, अब सर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में अपने पास में सबसे कॉमन एग्जांपल अपने पास होता है, जो टफेस्ट अपने पास में है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज हो गया, इधर से अपने पास में एक अपने पास में क्या हो गया, डायमंड। ठीक है, डायमंड जो है क्वार्ट्ज अपने पास में क्या है बेटा, कि परफेक्ट इलास्टिक बॉडी है, कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है बेसिकली जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होता है, तो वो अपनी बॉडी को चेंज नहीं करता है। तो क्वार्ट्ज अपने पास में क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी अपने पास में होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं बेटा, जिसको अपन बोलते हैं कौन सा, प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडी में अपने पास में क्या होगा, जो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाए, या दैट मीन्स अपने पास में उसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स ना हो, या वो उस एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज ना कर पाए। ठीक है,
तो इसका मतलब अपने पास में क्या हो जाएगा, द बॉडी विच डज नॉट regains ओरिजिनल, ऐसा बोलता ओरिजिनल फ्रॉम, ओरिजिनल फॉर्म व्हेन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल deforming force is removed, उसको क्या बोला जाएगा बेटा, इज कॉल्ड, उसको बोला जाएगा प्लास्टिक बॉडी, उसको बोला जाएगा प्लास्टिक बॉडी। अब प्लास्टिक बॉडीज में अपने पास में क्या हो जाएगा, प्लास्टिक बॉडी मतलब रीगेन नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, उसकी शेप में कोई भी चेंज वहां पर फर्दर नहीं किया जाएगा, उसकी ओरिजिनल शेप वापस से नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह की बॉडीज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्लास्टिक बॉडीज बोलते हैं। लाइक जैसे मान लो अगर मैं परफेक्टली बात करूं, तो सबसे पहले अपने पास बात करते हैं बेटा क्ले, ठीक है। क्ले से देखो, क्ले को जब आपने क्या किया कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जैसे मान लो कि अपने पास में कुछ ऐसा था, इस पर हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया इस तरह से, ठीक है। फोर्स लगाने के बाद में मान लीजिए इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से हो गई, ठीक है। अब इसकी शेप कुछ इस तरह से हो गई, जैसे ही हमने यहाँ से फोर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, डिफॉर्मिंग स्टेट में ही वो रहने की कोशिश करेगा, तो उसको अपने को क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ बॉडी कौन सी हो जाएगी, वो प्लास्टिक बॉडी हो जाएगी, ठीक है। अब सर यहाँ पे आता है कि जब हमने किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो फोर्स लगाया तो पहली चीज तो होगी कि वो अपनी बॉडी को रिगेन करने की कोशिश करेगी डिफरेंट साइज को। देन उसके बाद में अपने पास में क्या होगा कि नेक्स्ट अगर अपन आए, तो नेक्स्ट में क्या करेगा, वो अपनी बॉडी को रिगेन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब सर क्या होगा कि वो जब ओरिजिनल शेप को रिगेन कर रही है या नहीं कर रही है, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें रीस्टोरिंग फोर्स कितना एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब सर रीस्टोरिंग फोर्स अपने पास में बात करें कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स के लिए अपन चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें अपने पास में क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स का सिंपल सा मतलब यहाँ पर बेटा ये है कि जब कभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से ही तो रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब वो इंटरनल फोर्स या इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। या इस रीस्टोरिंग फोर्स को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि दैट फोर्स इज आल्सो नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो अपने पास फोर्स आएगा, वो फोर्स को क्या बोला जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, then an internal resistive force produced due to the intermolecular forces is called restoring force, ठीक है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं, द फोर्स which is produced, which is produced, yeah, produced due to, which is produced due to, due to the intermolecular force, intermolecular force which resist द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको क्या करेगा वो, विच रेजिस्ट एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको क्या बोला जाएगा, इज कॉल्ड, क्या होगा हमारे पास में, उसको क्या बोला जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स,
वो क्या हो जाएगा बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स। उसको क्या बोला गया, रीस्टोरिंग फोर्स। एंड इस रिस्टोरिंग फोर्स को जो अपन देखेंगे तो ये अपने पास होता है बेटा आर, एफ आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, या यूं कहें कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ आर। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि जब कभी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया तो प्रैक्टिकली हमने ऐसा पाया बेटा कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास में क्या था कि एक ऑब्जेक्ट इस तरह का था। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, इस पर हमने लगाया एक्सटर्नल फोर्स। अब क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या करेगी, हमेशा ओरिजिनल स्टेट में रहने की कोशिश करेगी या फिर से ओरिजिनल लेंथ में ले जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमने ऐसा पाया कि जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जब रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू अपने पास में क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या होगा बेटा कि प्रैक्टिकली हमने देखा। ठीक है, प्रैक्टिकली हम क्या देखा बेटा हमने, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम मतलब जब हमारे पास में सब चीज बैलेंस्ड है, उसमें कोई चेंजेस वहां पर नहीं हो रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, कौन सा फोर्स, डीफॉर्मिंग फोर्स, इज इक्वल टू, किसके इक्वल आता है, इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स हमने लगाया था, सॉरी, जो रीस्टोरिंग फोर्स किसी बॉडी में लग रहा था, वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रैक्टिकली किसके इक्वल आता है, डीफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल आता है। दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एफ डीफॉर्मिंग फोर्स हमने लगाया, ठीक है, जो एफ डीफॉर्मिंग अपने पास में फोर्स होगा, वो इज इक्वल टू होगा किसके, डीफॉर्मिंग फोर्स जो होगा वो किसके हुआ बेटा, एफ रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में हमें एक चीज का कंक्लूजन पता चला कि सर जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उस पर क्या लगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगा, एंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द डीफॉर्मिंग फोर्स विच वी हैव अप्लाइड। ठीक है, तो वो हमने वहां पर अप्लाई किया। उसके बाद में अब आता है बेटा कि हमने सब कुछ पढ़ लिया कि किसी भी कोई भी बॉडी है उसको रिजिड बॉडी बोलेंगे। रिजिड बॉडी कब बोला जाएगा, जब उस पर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा। और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स जब कभी किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगेगा तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या होंगे, चेंजेस आएंगे, और उस चेंजेस को अपोज करने के लिए हमारे पास में क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स वहां पर लगेगा। ठीक है, अब रीस्टोरिंग फोर्स अपने पास में क्या होगा, किस एरिया पे लगेगा, कितने पे लगेगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट हम अपने पास आती है बेटा जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेस, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेस। अब जब कभी हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने पे क्या होगा, ठीक है, वो फोर्स अपने पास में किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगाया जाएगा या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाया जाएगा। ठीक है, दैट फोर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन द पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस का सिंपल सा मतलब क्या है बेटा कि जब हमने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने की वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स उस पर आया तो उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपने पास में क्या हो जाएगा कि पर्टिकुलर एरिया पे जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रेस बोला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पर कि ये अपने पास में क्या है, कोई भी एक बॉडी है। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि हमारे पास में क्या है बेटा, कोई भी एक बॉडी है। ठीक है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इस तरह से था। तो जब हमने क्या किया कि इस पे फोर्स लगाया, मान लीजिए इस पे एफ फोर्स इधर से लगाया और एफ फोर्स ऊपर की तरफ लगाया। अब क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव करती है, स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा वो हम ले लेते हैं
कि सपोज करो हमारे पास में ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, ए है, वो कितना है, ए है। तो जैसे ही हमने इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, दैट मीन्स अपने पास में इधर कौन आया बेटा, एफ आर। इधर क्या आया, एफ रिस्टोरिंग फोर्स आया। और इधर यहाँ पर भी कौन आया, यहाँ पर भी फिर से क्या आएगा, एफ आर आया। ठीक है, तो बेसिकली दैट रिस्टोरिंग फोर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओवर दिस एरिया। ठीक है, उस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो अपने पास में क्या हुआ बेटा कि स्ट्रेस को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिकली स्ट्रेस इज द इफेक्ट ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। तो सिंपल सी बात है कि अपने पास में इसको डिफाइन कैसे किया गया, कि अपने पास में क्या हुआ बेटा, द रीस्टोरिंग फोर्स, द रीस्टोरिंग फोर्स acting per unit area of, या ऑन अ बॉडी ऐसा बोल सकते हैं अपन, या ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी ऐसा बोल सकते हैं, ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी। ठीक है, डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, स्ट्रेस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो गया, देखो स्ट्रेस, यहाँ से स्ट्रेस इज इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन, ठीक है। तो देखिए अपने पास में क्या हुआ कि स्ट्रेस इज इक्वल टू अपने पास में क्या हुआ बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर स्ट्रेस का जो सिंबल अपने पास में दिया जाता है बेटा, वो अपने पास में क्या होता है, सिग्मा होता है। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग मतलब एफ आर डिवाइडेड बाय ए। अब क्योंकि हमें पता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है बेटा, वो किसके इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा अपने पास में, जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था। तो सिग्मा इज इक्वल टू हम सिंपल से क्या लिख सकते हैं बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब स्ट्रेस अपने पास में क्या है, देखो फोर्स अपॉन एरिया नॉर्मली अपन बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया में यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, एरिया के। एंड एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, तो इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर quantity, and the SI unit of स्ट्रेस जो लिखी जाएगी बेटा, वो क्या लिखी जाएगी, देखिए यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया है तो फोर्स की यूनिट अपने पास में क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, और नीचे एरिया में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपने पास में इसकी यूनिट होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए चलिए अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, जिसमें अपने पास में स्ट्रेस जो होगा, बेसिकली स्ट्रेस को अपन ने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कितने टाइप्स के अपने पास में स्ट्रेस होते हैं, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, अपने पास एक और चीज आती है कि यहाँ पर कई बार अपने से डायमेंशन फार्मूला भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द स्ट्रेस। तो डायमेंशन फार्मूला जो होगा स्ट्रेस का बेटा, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, जो अपने पास में देखिए फोर्स अपॉन एरिया हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्रेशर होता है। तो जो डायमेंशन अपने पास में प्रेशर की होती है वही डायमेंशन क्या होगी, इसकी होगी। तो यहाँ पर अगर अपन चाहें तो लिख सकते हैं कि अपने पास में क्या हो जाएगा, डायमेंशंस जो होंगी इसकी, ठीक है, डायमेंशंस जो हमारे पास होंगी वो हो जाएगी बेटा m1 L-1 और T-2। ठीक है, जो कि अपने पास में क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया होगी। आप चाहो तो यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो अगर डायमेंशन मुझे निकालनी है तो इसका मतलब फोर्स अपने पास में क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इसका मतलब अपने पास में क्या हो जाएगा कि अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एफ
इसके डायमेंशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में क्या हो जाएगा, देखिए m1 l1 t-2, ठीक है। ऐसे ही अपने पास में एरिया की अगर अपन बात करें तो एरिया में अपने पास में क्या हो जाएगी, डायमेंशन होती है l2, ठीक है। L2, तो जब ये L2 ऊपर जाएगा तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक और बचेगी, वो भी ऊपर चली जाएगी, तो इसका मतलब अपने पास में क्या हो जाएगा, m1 l-1 एंड t-2 अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर की डायमेंशन जो है वो अपन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और वही डायमेंशन किसकी होगी, स्ट्रेस की भी होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अपने पास में क्या हुआ बेटा, नेक्स्ट अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो नेक्स्ट अपने पास आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब इस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को अपन ने क्या किया बेटा, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। तो फर्स्ट वन अपने पास में क्या हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सेकंड अपन बात करें तो सेकंड अपने पास में क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सेकंड अपने पास में क्या हुआ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। एंड नंबर थर्ड जो हमारे पास हुआ बेटा, जिसको बोलते हैं अपन कौन सा, शियर स्ट्रेस, इसको अपन क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब देखो जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की अगर अपन बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपने पास में क्या होगा, जब कभी हमने किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाया, फोर्स हमेशा कैसा लगेगा, नॉर्मल लगेगा, अलोंग द नॉर्मल टू द एरिया लगेगा। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बॉडी क्या होगी, या तो एलोंगेट होगी या फिर कंप्रेस होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अपने पास में क्या हुआ, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपने पास में क्या होगा कि जब अपने पास में स्ट्रेस जो होगा, कैसा होगा, स्ट्रेस जो हुआ, ध्यान से देखिए। तो जब हमने क्या किया, फोर्स अपॉन एरिया अपन ने किया, तो फोर्स अपने पास में क्या कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द एरिया। जैसे मैं बात करूँ, ये परपेंडिकुलर टू द एरिया, इसका मतलब अपने पास में स्ट्रेस जो है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो अपने पास में क्या होगा बेटा, व्हेन स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोला जाएगा। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को भी अपन ने फर्दर क्या किया, टू पार्ट्स में ब्रेक किया, उसके बारे में भी देखेंगे अपन, ठीक है। टू पार्ट्स में ब्रेक किया, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। इसमें अपने पास में पहला और सेकंड अपन यहाँ पर बात करें, ठीक है। तो पहला अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, इसको अपन बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। एंड सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कौन सा, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। अब टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस का क्या मतलब होता है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए मान ली हमने क्या किया बेटा, किसी भी बॉडी पर अगर हमने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, और इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स है। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी क्या करेगी, स्ट्रेच होने की कोशिश करेगी, ठीक है, ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। बट यहाँ पर क्या है, वो स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और रीस्टोरिंग फोर्स उसको क्या करेगा, फिर से ओरिजिन शेप में ले जाने की कोशिश करेगा। तो दैट स्ट्रेस, दैट रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय ऑन एरिया ऑन विच इट इज अप्लाइड। तो यहाँ पर जो ये वाला एरिया होगा बेटा, ठीक है, ये एरिया मान लेते हैं अपने पास में क्या है, ए है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उसमें क्या हो जाएगी, वो डिफॉर्म होगी। या डिफॉर्म होने का मतलब है, सिंपल से अपन ऐसा समझ सकते हैं कि बॉडी क्या होगी, स्ट्रेच होगी, ठीक है। तो बॉडी स्ट्रेच होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉडी में टेंशन आएगा। तो टेंशन आएगा, दैट मीन्स अपने पास में उसको क्या बोला गया, टेंसाइल स्ट्रेस बोला गया, उसको क्या बोला गया, टेंसाइल स्ट्रेस बोला गया, जिसकी वजह से उसके लेंथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसकी बॉडी की हम बात करें तो यहाँ पर इसकी बॉडी में क्या हो जाएगा बता, जैसे ओरिजिनल लेंथ अपने पास में ये है, ठीक है। तो बट यहाँ पर क्या होगा कि इस पे जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया,
तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसकी लेंथ में कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो इसकी बॉडी की लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस आया उसको क्या बोला गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस बोला गया। बेसिकली दिस इज द टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एंड इन अनदर फॉर्म अपने पास में क्या होगा कि अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात की जाए तो वो बॉडी को क्या करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास में सेम बॉडी है बेटा, जिसपे अपन ने फोर्स लगाया इनवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, अगेन दिस रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो कैसा हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो क्या करेगा, इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी फर्दर क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास में अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को लिखूं बेटा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो मेरे पास लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, कि अपने पास में क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का सिंपल सा मतलब अपने पास में ये होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब इस तरह से इज इक्वल टू, अपने पास बात किया जाए तो एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स, एरिया पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा या किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाएगा, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस होगा उसको क्या बोला गया अपने पास में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोला गया, जिसमें बॉडी क्या होगी, स्ट्रेच भी होगी या फिर कंप्रेस होगी। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में जो स्ट्रेस होगा उसको क्या बोला गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। उसके बाद में नेक्स्ट अपन आते हैं बेटा जिस पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया पर, या हमेशा बात करें कि कोई भी बॉडी है जिस पर हमने हर तरफ से फोर्स लगाया, जिससे उसकी क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज आया तो इसका मतलब फोर्स आपने सब तरफ से लगाया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि देखो व्हेन, क्या हो जाएगा, व्हेन इक्वल नॉर्मल फोर्सेस, इक्वल नॉर्मल forces are applied are applied over the unit surface of body। यूनिट सरफेस ऑफ बॉडी मतलब जो भी बॉडी हमारे पास में है उस पर आपने फोर्स लगाया, देन देन it tends to change, it tends to change in its volume, in its volume। ठीक है, उसके वॉल्यूम में वो क्या चेंज करने की कोशिश करेगा, दैट वहां पर जो स्ट्रेस होगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है कि एक बॉडी है जो कैसी, मान लीजिए एक, एक स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, तो स्फेरिकल बॉडी है तो हमने हर तरफ से क्या लगाया बेटा, उस पर फोर्स लगाया। हर तरफ से जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से होगा क्या, ठीक है, फोर्स लगाने से वो क्या करेगी, उसके वॉल्यूम में सर्टेन चेंज आएगा, लाने की कोशिश करेगा वो। ठीक है, मान लो इसका वॉल्यूम कंप्रेस होकर के कुछ इस तरह से बन गया। तो यहाँ पर देखिए ये बॉडी फिर से क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल शेप को ले जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, ओरिजिनल शेप में ले जाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, ठीक है, दैट इज नॉन एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, तो जब अपने पास में चेंज करने की कोशिश करेगा, देन द फोर्स पर यूनिट एरिया is called volumetric stress, is called volumetric stress। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या होगी कि बॉडी जो है वो क्या हो सकती है, अभी अपन इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। तो शेयर स्ट्रेस का मतलब क्या होगा बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द, सॉरी पैरेलल टू द
सरफेस या फिर टेंजेंशियल फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, व्हेन अ टेंजेंशियल फोर्स या ऐसा करें तो अपन यहाँ से थोड़ा सा, व्हेन अ पैरेलल फोर्स, अ पैरेलल टू सरफेस फोर्स, और इसको क्या बोल दिया जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स is applied on a surface, on a surface, then then जो स्ट्रेस हमारे पास में प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज shear स्ट्रेस, उसको क्या बोला जाएगा, shear स्ट्रेस। अब होगा क्या, देखो इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है बेटा, कि कोई भी बॉडी है। ठीक है, किसी भी बॉडी पर हमने क्या किया है, कि जैसे हमारे पास में ये बॉडी है। ठीक है, अब ये हमारे पास में क्या है, क्यूबिकल बॉडी है। ठीक है, क्यूबिकल बॉडी है तो नीचे से ये क्या है बेटा, फिक्स है। इसका एक एंड पे क्या कर दिया हमने, इसको फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब ये तो मूव कर नहीं सकता। जब ये एंड मूव नहीं करेगा तो हमने क्या किया कि ये जो ऊपर की सरफेस है, बेसिकली ये वाली सरफेस, ठीक है, इस सरफेस के पे अगर अपन बात करें तो इस सरफेस के अलोंग हमने फोर्स लगाया इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोर्स बेसिकली इस सरफेस के क्या है बेटा, पैरेलल है। इस सरफेस के क्या है, पैरेलल है। और इस सरफेस का अपने पास में क्या होगा, कुछ एरिया होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ का एरिया क्या है, ए है, तो इसका मतलब अपने पास में क्या हुआ कि दैट फोर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस एरिया, एंड इस फोर्स की वजह से इसकी बॉडी की शेप में चेंज हुआ इस तरह से, देखिए। ठीक है, इस तरह से चेंज हुआ, एंड यहाँ पर बेसिकली जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ, तो इस तरह का जो स्ट्रेस होगा बेटा, जिसमें फोर्स पैरेलल टू द सरफेस लगाया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। इसके अलावा अपने पास में क्या होगा बेटा, देखिए अब अपन वन बाय वन देखते हैं कि सबसे पहली चीज अपने पास में कौन आता है। सबसे पहला स्ट्रेस जो है वो अपने पास में है कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में अपने पास में क्या होगा कि फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, पहली चीज तो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब अपने पास में सिग्मा एल की अगर अपन बात करें बेटा, तो सिग्मा एल जो होगा उसमें एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया होगा। क्या हो जाएगा, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया हो जाएगा। अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे मैंने पहले अपने पास आता टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है बेटा, कि इस तरह से एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर हमने फोर्स लगाया नीचे की तरफ, यहाँ पर एम मास को हिंज कर दिया। एम मास को हिंज कर दिया, देन उसके बाद में ये यहाँ पर क्या है, फिर से इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि फोर्स जो लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, देखो इस तरफ से। ठीक है, तो फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका मतलब है ये जो स्ट्रिंग अपने पास में होगी, ठीक है, ये स्ट्रिंग पे क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस इधर की तरफ क्रिएट होगा। देखो इसको बोला जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। ऐसे ही सेकंड नंबर पे अपने पास पड़ा था, जो अपने पास में क्या था, जिसको अपन ने बोला था क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में अपने पास में क्या था, कंप्रेसिव स्ट्रेस में जैसे मान लीजिए मैंने बात की बेटा कि जैसे अपने पास में क्या है, एक क्यूबिकल बॉडी। ठीक है, क्यूबिकल बॉडी है तो इसमें अपने पास में क्या होगा कि हमने इसको हर तरह से कंप्रेस करने की कोशिश की है। हर तरह से हमने क्या किया, इस पे डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, डीफॉर्मिंग फोर्स जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी को क्या करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया।
ठीक है, हर तरफ से जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी का जो पर्टिकुलर चेंज होगा बेटा वो कैसा हो जाएगा, देखो शेप की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बॉडी का जो शेप हो जाएगा बेटा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका अपने पास में क्या हुआ, वॉल्यूम यहाँ पर चेंज हुआ, तो ये कौन सा स्ट्रेस हो गया अपने पास में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपने पास हो गया। कौन सा हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जिसमें भी हमारे पास में, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की अगर अपन बात करें तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में भी अपने पास में क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का जो है फोर्स कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, तो एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। उसके बाद में अपने पास में क्या होगा कि हम देखते हैं कि, ठीक है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपने पास में हो गया जिसमें अपन ने फोर्स लगाया है। ठीक है, अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में अपने पास में एक और चीज आती है बेटा सेकंड नंबर पे, जिसको अपन बोलते हैं कौन सा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में अपने पास में क्या होगा कि देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर इसका फर्स्ट एग्जांपल अपन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है बेटा, एक सिलेंड्रिकल बॉडी। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल बॉडी है तो मैंने इसको यहाँ से क्या किया, फोर्स लगाने की कोशिश की। अब फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, इसकी लेंथ सपोज अपन ले लेते हैं एल। ठीक है, तो इस पे फोर्स लगाया एफ, तो इस एरिया पे फोर्स क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा कि बेसिकली अपने पास में क्या होगा कि अगर ओरिजिनल लेंथ अपनी यहाँ तक है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कंप्रेस हो जाएगा अंदर तक थोड़ा सा। ठीक है, कंप्रेस हो जाएगा और जितना लेंथ में अपने पास में चेंज आया बेटा वो कितना है, डेल्टा एल। ठीक है, तो अपने पास में जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अपने पास में एल प्लस डेल्टा एल, और यहाँ पर डेल्टा एल कैसा है, नेगेटिव। डेल्टा एल कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस आया, यहाँ पर जो स्ट्रेस आया तो ये कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा अपने पास में, कंप्रेसिव स्ट्रेस अपने पास में। ठीक है, अब नंबर थर्ड पे अपन चलते हैं बेटा, जिसको अपने बोला था क्या, शियर स्ट्रेस। ठीक है, नंबर थर्ड पर अपने पास में कौन है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में अपन क्या करते हैं कि, शियर स्ट्रेस में क्या होगा कि जब हमने क्या किया, किसी भी सरफेस पर फोर्स लगाया, क्या लगाया, सरफेस पे फोर्स लगाया। जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या होगा कि एक जो बॉडी है वो इस तरह से रखी हुई है बेटा, जिसमें हमने बोला कि ये एक क्या है अपने पास में, क्यूबिकल बॉडी। ऐसे समझो कि ये एक क्यूबिकल बॉडी है जो ऐसे सरफेस पे रखी हुई है। ठीक है, और हमने फोर्स लगाया इधर की साइड से। ठीक है, हमने फोर्स लगाया इधर की साइड से, तो एक्चुअल में होगा क्या कि जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाया तो ये वाली जो अपने पास में बेसिक पर्टिकुलर एरिया की अगर अपन बात करें तो ये जो एरिया होगा बेटा ध्यान से देखना, ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है, फोर्स जो है वो इस एरिया पे लगा। ठीक है, और यहाँ से लगा एफ। ठीक है, इस फोर्स जो है इस पे लगा, और इस सरफेस पे फोर्स लगने की वजह से इसकी जो सरफेस होगी वो क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, वो ड्यू टू दिस शेयर स्ट्रेस अपने पास में क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने पास में क्या हुआ बेटा कि इस तरह से देखिए ये हुआ, तो इसकी जो शेप होगी बेसिकली वो कुछ ऐसे चलेगी, देखो। ठीक है, तो यहीं से अगर हम बात करें तो ये अपने पास में शेप क्या हो जाएगी बेटा, ऐसे चलेगी। ठीक है, ठीक, तो ये अपने पास में क्या हो गया, ठीक है, अब क्योंकि ये नीचे वाला जो एज है बेटा ये तो क्या है, फिक्स है, ये तो फिक्स्ड है। तो इसका मतलब अगर ये फिक्स्ड है तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा कि जब ये चेंज हुआ तो यहाँ पर कुछ एंगल चेंज हुआ, देखो देखो। ठीक है, इस एंगल को अपन बोल देते हैं फाई। तो यहाँ पर जो फोर्स लगा,
वो फोर्स कैसा लगा हमारे पास में, पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस। तो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस आया, जिसको अपन सिग्मा एस से बोलते हैं, वो क्या आएगा बेटा, एफ पैरेलल अपॉन एरिया, एफ पैरेलल अपॉन एरिया। तो इसको अपने पास में क्या बोलेंगे बेटा, ये बेसिकली अपने पास में क्या करेगा, बॉडी की शेप को चेंज कर देगा, ना कि उसके वॉल्यूम को। वॉल्यूम यहाँ पर कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, वॉल्यूम में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इट चेंजेस इट चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी बट नॉट द वॉल्यूम, बट नॉट द वॉल्यूम हमारे पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगा वो पैरेलल फोर्स लगा, या उस फोर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, और जैसे मान लो सिग्मा एस की अपन बात करें, तो पैरेलल फोर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं। तो एफ टेंजेंशियल भी यहाँ पर हो सकता है, एफ टेंजेंशियल अपॉन ई भी इसको यहाँ पर बोला जा सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा अपने पास में क्या होता है बेटा, एक और स्ट्रेस होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, नेक्स्ट स्ट्रेस अपने पास में क्या हो जाएगा, उसको थोड़ा स्टार मार्क करके अपन पढ़ते हैं बेटा, नंबर 4 पे, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस का सिंपल सा मतलब अपने पास में क्या होता है बेटा, कि स्ट्रेस की वो वैल्यू जिसकी वजह से किसी भी बॉडी में जो है वो एक्चुअल फ्रैक्चर आ जाए। एक्चुअल फ्रैक्चर का मतलब ये हुआ कि बॉडी फिर से अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन ना कर पाए। ठीक है, तो ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाए, तो उस स्ट्रेस को क्या बोला गया, उस टाइम पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा जब बॉडी जस्ट अबाउट टू ब्रेक हो, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस बोला जाएगा। तो हमारे पास में क्या हुआ बेटा, द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू टू कॉज, अपन ऐसा लिख सकते हैं, टू कॉज द एक्चुअल फ्रैक्चर, द एक्चुअल फ्रैक्चर इन अ बॉडी, इन अ बॉडी, is called ब्रेकिंग स्ट्रेस। उसको क्या बोला जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस का अब फिर से अपने पास में क्या लिखा जाएगा बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू, वही अपने पास में क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए। अब यहाँ पर ये जो एफ बेटा है, ये कौन सा फोर्स हो जाएगा हमारे पास में, वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को ब्रेक करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर एफ क्या चीज है, एफ अपने पास में फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉडी, टू ब्रेक द बॉडी हमारे पास होगा। ठीक है, अब ब्रेकिंग स्ट्रेस यहाँ पर किस किस बात पे डिपेंड करता है, ये कई बार एनसीईआरटी पेपर से पूछा जाता है कि व्हाट फैक्टर्स द ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है बेटा, वो अपने पास में डिपेंड करता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन, वन बाय वन अपन देखते हैं। नंबर वन अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ द मटेरियल, सबसे पहली चीज तो कि मटेरियल की कैसी है नेचर, उस पर डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ द मटेरियल के अपने पास में उसकी नेचर कैसी है, फ्लूइड है, सॉलिड है, गैस है, या फिर कुछ डिफरेंट है। ठीक है, सेकंड थर्ड और सेकंड अपने पास आता है बेटा टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड अपने पास में क्या आया, टेम्परेचर। एंड नंबर थर्ड अपने पास आया बेटा जितनी भी इम्प्योरिटीज उसके अंदर ऐड होंगी। ठीक है, जैसे जैसे इम्प्योरिटीज आप करते जाओगे, तो वैसे वैसे जो अपने पास में मटेरियल की प्रॉपर्टीज है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, है ना।
एंड किस बात पे ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप किसी भी बॉडी का एरिया जो है वो कितना है, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर ऐसा बोल सकते हो थिकनेस कितनी है भाई, जिस पे अपन ने फोर्स जो लगाया है वो फोर्स इस नेचर का है कि वो बॉडी को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। दैट मीन्स अपने पास में वहां पर फोर्स की वैल्यू अपने जो एरिया है बेसिकली, तो उस बात पे वो डिपेंड नहीं करेगा। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा, इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है, वो किस किस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो पहली चीज तो अपने पास में क्या हुआ बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और बोला जा सकता है क्या, थिकनेस, ठीक है। साथ ही साथ अपने पास में इस बात पर डिपेंड कर नहीं करेगा कि कितना फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई फोर्स। देखो, जब हमने पहले ही बोल दिया है कि जो फोर्स है बेटा वो कैसा है, ब्रेकिंग फोर्स है, ठीक है। तो उसके बाद में ब्रेकिंग फोर्स की वैल्यू आप कितनी भी रखो, ज्यादा कितनी भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी भी बॉडी को अगर मान लो 50 न्यूटन फोर्स दे करके हम ब्रेक कर सकते हैं, तो दैट इज मीन्स, तो 50 न्यूटन उसके पास में क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग फोर्स हो गया। 50 के बाद में आप 60 लगाओ तो भी क्या होगा, बॉडी ब्रेक होगी। 70 लगाओ तो भी बॉडी क्या होगी, ब्रेक होगी। तो वो फोर्स ऑलरेडी कैसा है, ब्रेकिंग फोर्स है, तो इसका मतलब उसके फोर्स पे वो डिपेंड नहीं करेगा। बोला समझ में आई बात यहाँ तक, ठीक है। चलिए